हेलो स्टूडेंट, आई ओम प्रकाश शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको सॉइल वाटर कंजर्वेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक जिसका नाम है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन वो बताने की समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पिछले वीडियो में मैंने गली कंट्रोल स्ट्रक्चर तक बताया था। सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग जो कोर्स है उस कोर्स के अंतर्गत शुरू से मैं चल रहा हूं। अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरा टॉपिक है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। टॉपिक का नाम है सॉइल लॉस एस्टिमेशन बाय यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आप समझना चाहें तो बहुत ही कंसेप्चुअल है। ध्यान से समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और अगर आप ध्यान से न सुने न समझे तो समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। डिफरेंट टाइप्स के बुक, डिफरेंट टाइप्स के चैनल या और कोई हर लोग बताते हैं, कहीं कुछ सब उलट फेर हो जाता है। मैं बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में एक कहानी की तरह बताने वाला हूं। मैक्सिमम 20 मिनट का वीडियो बनेगा। 20-20 मिनट के 4 वीडियो लगभग बनेंगे। हर वीडियो से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे हर एक वीडियो से कंपटीशन में हर एक वीडियो से हर एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस कंपटीशन में कब कब पूछा गया है या पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ज्यादा डीलिंग ना दे करके लाइन पर हम लोग आते हैं। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन को हम 4 पार्ट में पढ़ाने की यहां पर कोशिश करेंगे। हो सकता है कि 4 से ज्यादा वीडियो बन जाए। पहला तो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन का एक आउटलाइन या उसका एक झलक या उसके बारे में जानकारी, सिंपल इंफॉर्मेशन, मोटी मोटी बातों में क्या है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में, भाषा में, कोई एनालिटिकल पोर्शन नहीं है। पहला पार्ट तो मेरा ये होगा कि सिर्फ भाषा में बोल करके आपके दिमाग में डालूं कि क्या है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। दूसरा वीडियो जो होगा उसमें मैं शॉर्ट में, संक्षिप्त में यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में आने वाले हर एक टर्म को बताऊंगा दूसरे वीडियो में। और तीसरे वीडियो में हर एक टर्म को डीपली बताऊंगा। और चौथे वीडियो में न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा, जिससे कि आप पूरी तरह समझ जाएंगे, पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन है। तो अब शुरू करते हैं हम अपने पहले वीडियो का पार्ट। पहला मेरा सेंटेंस है कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन को हम लोग फ्रीक्वेंटली, मतलब जल्दीबाजी में, जल्दी से कहीं लिखना होता है तो USLE से लिख देते हैं। शॉर्ट में USLE से लिख देते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि USLE किसके द्वारा डेवलप किया गया
और कब डेवलप किया गया? हर कंपटीशन में पूछता है। एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिलेटेड हर एक कंपटीशन में पूछता, और ना पूछे फिर भी लाइन से, सेमेस्टर कोर्स को पास करने के लिए लाइन से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, BSc वाले हैं तो, और बीटेक केजी वाले हैं तो उनके लिए तो हर एक कंपटीशन में चाहे आप कुछ भी दे दीजिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो पूछेगा ही पूछेगा। मतलब इस वीडियो में टोटल 6-7 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 6-7 में से एक तो पूछ ही देगा। हर अगला एग्जाम दीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, 6-7 में से कोई ना कोई तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन इज डेवलप्ड बाय स्मीयर एंड स्मिथ इन 1958, 1958 में। याद कर लीजिए, विस्मियर एंड स्मिथ। इसके दिगर यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के पैरेलल एक होता है मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, एक होता है रिवाइज्ड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। उन सब का खोज अलग साइंटिस्ट ने किया था, हमें उनकी चर्चा नहीं करना, लेकिन इसमें याद रखना है विस्मियर एंड स्मिथ 1958 में। कोई कोई बुक, कोई कोई राइटर 1959 लिख देता है। तो ये नहीं पूछा जाता है कि कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये पूछा जाता है। तीसरा नंबर का हमारा पॉइंट है कि दिस इक्वेशन हैज एन एडेप्टेबिलिटी टू ए वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। दिस इक्वेशन हैज एन एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब स्वीकार्य, टू ए वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब इस दुनिया के हर जगह वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब कहाँ? अधिक से अधिक ठंडा में, अधिक से अधिक गर्मी में, अधिक से अधिक जाड़ा में, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, एरिड, सेमी एरिड, ट्रॉपिकल, हर तरह के क्लाइमेट में ये इक्वेशन फिट बैठता है। कोई कोई इक्वेशन होता है ना कि इसी रेंज के लिए आप लगा सकते हैं, ह्यूमिड एरिया में ही लगा सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, या आप एरिड एरिया में ही अप्लाई कर सकते हैं, या जहां पर रेनफॉल ज्यादा हो रहा है वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में इसको आप यूज कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है। चौथा नंबर पॉइंट है कि आखिर ऐसा हम करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में जो हमने बताया कि ऑल रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं, मतलब आंख बंद करके हर जगह इस्तेमाल करिए, अमेरिका में, इटली में, जापान में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो इसी का आंसर दिया हुआ है चौथे नंबर पॉइंट में। कहता है बिकॉज दिस इक्वेशन इज मेड बाय कंसिडरिंग ऑल फैक्टर सच एज क्लाइमेटिक फैक्टर, सॉइल फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, लैंड यूज फैक्टर व्हिच अफेक्ट द सॉइल इरोजन। हिंदी में समझ लीजिए, इसको हम हर जगह यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं कि इस इक्वेशन को बनाते समय हर उस बात को ध्यान में रखा गया जो सॉइल के लॉस को अफेक्ट करता है या सॉइल इरोजन को अफेक्ट करता है। दुनिया में जितने भी कारण हैं या जितने भी कारक हैं जो सॉइल लॉस को या सॉइल इरोजन को प्रभावित करते हैं, सबको ध्यान में रखते हुए और ये इक्वेशन बनाया गया। अगर दुनिया के सारे कारण को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन बनाया गया तो क्यों ना पूरे दुनिया में इसका यूज होगा। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज यूजफुल
टू वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। तो तीसरा नंबर पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट और फोर्थ नंबर पॉइंट ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन सेकंड नंबर पॉइंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोलते रहे, अगर ऐसे बोलना हो तो सबको बोल दे कि सब पूछा जाता है, नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट है, दिस इक्वेशन इज यूजफुल टू एस्टिमेटिंग द एवरेज एनुअल सॉइल लॉस। ये हमेशा पूछा जाएगा, लेकिन ऑप्शन में बदल देगा, एनुअल सॉइल लॉस दे देगा, अदर ऑप्शन में एवरेज एनुअल सॉइल लॉस दे देगा, थर्ड ऑप्शन में दे देगा एवरेज सीजनल सॉइल लॉस, फोर्थ ऑप्शन में दे देगा एवरेज मंथली सॉइल लॉस। तो याद रखना है हमेशा एवरेज एनुअल सॉइल लॉस को बताता है, वार्षिक सालाना साल में होने वाले औसतन सॉइल लॉस की मात्रा को बताता है। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि हर साल होने वाले औसत सॉइल लॉस की मात्रा को बताता है। औसत याद रखिए, औसत, एग्जैक्ट नहीं, एवरेज बताता है। उत्तर प्रदेश से कुछ हुआ, राजस्थान से कुछ हुआ, एमपी से कुछ हुआ, ये एवरेज बताएगा किसी पार्टिकुलर एरिया का जहां का आप एस्टिमेशन कर रहे हैं। डिटेल आगे, एक सिर्फ रूपरेखा हम बता रहे हैं, एक आउटलाइन आपके दिमाग में जाए कि क्या है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। तो ये पांचवा नंबर पॉइंट हमेशा पूछा जाता है। छठा नंबर पॉइंट है, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो यूजफुल टू चूज द कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर एंड क्रॉप टाइप ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ध्यान से सुनिए, पांचवा नंबर पॉइंट में कहता है कि यह इक्वेशन एवरेज एनुअल सॉइल लॉस को बताता है। ठीक है, क्या बताता है? एवरेज एनुअल सॉइल लॉस। इक्वेशन बताता है, पांचवा नंबर पे कर रहा है एवरेज एनुअल सॉइल लॉस को। छठा नंबर कहता है कि सिर्फ एवरेज एनुअल सॉइल लॉस को ही नहीं बताता है, और कुछ बताता है। वो क्या बताता है? तो पहला नंबर कि किस टाइप का आप क्रॉपिंग करें, किस टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न रखें। जैसे गेहूं के साथ चना, सरसों के साथ मूंग, किस टाइप का आप क्रॉपिंग पैटर्न रखें ताकि आपका सॉइल लॉस कम हो, इसका आइडिया भी बताता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस। और दूसरा बात, किस तरह का सॉइल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस आप अप्लाई करें। मतलब सॉइल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस में हम लोग पढ़े हैं कंटूरिंग होता है, बंडिंग होता है, ट्रेसिंग होता है। तो कंटूरिंग करेंगे कि बंडिंग करेंगे कि ट्रेसिंग करेंगे, क्या करेंगे ताकि आपका सॉइल का नुकसान कम हो, सॉइल का लॉस कम हो, ये आइडिया भी बताता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। लेकिन मुख्य रूप से क्या बताता है? तो एवरेज एनुअल सॉइल लॉस को, पांचवा नंबर पॉइंट। जो छठा नंबर पॉइंट है वो सेकेंडरी बात है।
तो ये भी पूछ दिया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं पूछता है, कभी कभी हमने देखा है। लेकिन 5वां नंबर हमेशा, दूसरा नंबर हमेशा, चाहे जेई, जेआरएफ, एसआरएफ, बीएचयू, पंतनगर, नेट, पीएचडी का एग्जाम, हर जगह पूछता है। नेक्स्ट 7वां नंबर पॉइंट है, कहता है यूएसएलवी प्रिडिक्ट लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम सीट एंड रील इरोजन। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक कंसेप्चुअल पॉइंट है कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन लॉन्ग टर्म एवरेज सॉइल लॉस को बताता है। तो पहले ही हम आपको बता दिए ना कि ईयरली बताता है, तो यह एक साल लंबा ही होता है ना, मंथली नहीं बताता, वीकली नहीं बताता, सीजनल नहीं बताता। तो क्या बताता है भाई? ईयरली बताता है। तो ईयरली लॉन्ग टर्म ही तो हुआ। लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन कहिए या सॉइल लॉस कहिए, लॉन्ग टर्म होने वाले सॉइल लॉस के औसत मात्रा को बताता है। लॉन्ग टर्म में होने वाले सॉइल के नुकसान के औसत मात्रा को बताता है। लेकिन साथ में एक और लिखा हुआ है कि यह सॉइल का नुकसान कहां से होने वाले सॉइल के नुकसान को बताता है। तो लिखा है कि सीट इरोजन और रील इरोजन को ही सिर्फ बताता है। बहुत बच्चे को नहीं पता होता है, वो सोचते हैं कि चाहे जहां से भी सॉइल का नुकसान हो रहा हो, जहां से भी सॉइल का लॉस हो रहा है, सबको बताएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको नहीं बताएगा। रेन ड्रॉप इरोजन, जो इरोजन सॉइल इरोजन का पहला फॉर्म है, वाटर इरोजन का पहला फॉर्म है रेन ड्रॉप इरोजन। दूसरा है सीट इरोजन, तीसरा है रील इरोजन, चौथा है गद्दी इरोजन। तो सिर्फ बीच वाले दो को बताता है, पहला को नहीं बताता और इधर से चौथा को नहीं बताता। सिर्फ सीट इरोजन और रील इरोजन से होने वाले सॉइल लॉस के नुकसान को बताता है। क्वेश्चन यहां से पूछ देता है हमेशा, अगले पॉइंट में मेरा लिखा हुआ है, दे देगा क्वेश्चन कि कहां से होने वाले सॉइल लॉस को यूएसएलवी नहीं बताता है। ऑप्शन दे देगा सीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन, नन ऑफ द अबव। तो जो डीपली नहीं पढ़े हैं वो मार देंगे नन ऑफ द अबव, मतलब तीनों से बताता है। तो नहीं, गली इरोजन से होने वाले सॉइल लॉस को नहीं बताता है, सिर्फ और सिर्फ सीट इरोजन और रील इरोजन से होने वाले सॉइल लॉस को बताता है। और देखिए हमने इलोबरेट कर दिया, 8वां नंबर पॉइंट में हम वही लिखे हैं। क्या लिखे हैं? यूएसएलवी नॉट प्रिडिक्ट सॉइल लॉस फ्रॉम गली इरोजन। ठीक है, हो गया। 9th नंबर पॉइंट है यूएसएलवी मतलब यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन नॉट प्रिडिक्ट सेडिमेंट आइल। सेडिमेंट आइल सेडिमेंट आइल का मतलब होता है सॉइल हमारा जो है अपने जगह से तो हट गया, अपने जगह से हट गया, लेकिन फाइनली जहां जाकर के डिपॉजिट होना था किसी रिजर्वायर में, नहर में, नदी में, समुद्र में, वहां जाके डिपॉजिट नहीं हुआ। कुछ सॉइल का नुकसान हो गया बीच में और कुछ जाकर के डिपॉजिट हुआ। जितना सॉइल उखड़ गया यहां से, तो सारा का सारा सॉइल आगे नहीं गया,
कुछ पार्ट आगे चला गया, कुछ बीच में ही रह गया, जिसको जहां मर्जी जहां हिसाब से जैसा फिट बैठा वहां रुक गया, और कुछ को वाटर बहा करके लेकर के चला गया आगे। तो अगर हमसे कोई पूछा जाए कि चलिए गंगा नदी में सॉइल बह करके आया तो गंगा नदी का तल कुछ बढ़ गया, कितना बढ़ा? तो बहुत लोग तो ये कह देंगे कि जितना इधर से सॉइल का लॉस हुआ सारा का सारा गंगा नदी में चला गया। तो ऐसा नहीं है, सारा का सारा नहीं चला गया, कुछ तो रुक गया। तो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन बताता है हमें सिर्फ और सिर्फ लॉस होने वाले सॉइल को। वो ये नहीं बताता है कि कौन सा सॉइल आपका बीच में रुक गया और कौन नहीं रुका आगे चला गया, ये नहीं बताता कभी। जो सॉइल आगे चला जाता है किसी नदी में जाकर के बैठ जाता है, नदी के तल छट्टी में, नदी के बॉटम में या नहर के बॉटम में, तल में, उसको कहते हैं सेडिमेंटाइल। अगर आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तो कहेंगे कि जितना इधर से उखड़ा तो ये जाएगा कहाँ? जाएगा तो नदी या नहर में ही ना। तो जितना उखड़ा उतना ही वो होगा। तो जितना सॉइल लॉस की पहलू आया उतना ही उसके भी मात्रा है। अगर कोई कहेगा सेडिमेंटाइल कितना हुआ तो आप उतना ही बता सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, यूएसएली नॉट प्रिडिक्ट द सेडिमेंटाइल। 9वां नंबर पॉइंट। 10वां नंबर पॉइंट क्या कहता है, बता ही दिए हैं। 10वां नंबर पॉइंट कह रहा है यूएसएली नॉट प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म एज लाइक मंथली और सीजनल एवरेज वैल्यू ऑफ द सॉइल लॉस। औसतन वार्षिक सॉइल लॉस को तो प्रिडिक्ट करता है, लेकिन औसतन मंथली या औसतन सीजनल को, जिसको कि हम शॉर्ट टर्म सॉइल लॉस कहते हैं, इसको नहीं प्रिडिक्ट करता है। एक क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। ये तो सिर्फ यूएसएली को आपके दिमाग में बैठाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि यूएसएली है क्या। 10 नंबर पॉइंट यहां लिखा हुआ नहीं है, बोर्ड तो भर गया है, लेकिन उसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, आपके मुंह से मैं बोल दे रहा हूं। उसके बाद पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके लिए? एई के लिए, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, एसआरएफ के लिए। कहता है यूएसएली ओवर एस्टिमेट द सॉइल लॉस एट आउटलेट बिकॉज सॉइल इज डिपोजिटेड विद इन द वाटर सेट। अब इसको जरा हम लिख करके बता दे रहे हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है ऊपर में, यूएसएली नॉट प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म, तो ये तो हम आपको बता ही दिए। यूएसएली ओवर एस्टिमेट द सॉइल लॉस। ओवर एस्टिमेट और एक होता है अंडर एस्टिमेट। ओवर एस्टिमेट का मतलब होता है कि जितना आपका सॉइल का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, उससे ज्यादा वैल्यू बताएगा। अब क्यों बताएगा ये छोड़ दीजिए। जैसे जितना होता है, अगर हुआ मान लीजिए 90 टन सॉइल का नुकसान, तो यूएसएली इक्वेशन बताएगा 100 टन। हुआ है एक्चुअली में 90 टन, लेकिन बताएगा 100 टन। होता क्या है, बात को समझिए। होता क्या है कि एक्चुअल में तो 100 टन वहां से उखड़ जाता है, जहां से उखड़ना है वहां से 100 टन उखड़ गया, तो 100 टन हमारा इक्वेशन बता दिया। इक्वेशन तो अपना काम सही किया, लेकिन 100 टन उखड़ने के बाद सारा का सारा सॉइल बर्बाद नहीं हो जाता है। हम किसी एक पॉइंट को नहीं लेते हैं, हम लेते हैं एक वाटर सेट को। तो वाटर सेट में किसी एरिया से 100 टन सॉइल वहां से उखड़ गया,
तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा सॉइल बह करके गंगा नदी में चला जाएगा। 100 टन में से 90 टन गंगा नदी में चला गया, 10 टन उसी वाटर शेड में यहां से उखड़ करके कहीं दूसरी जगह जाकर के बैठ गया या रुक गया या जमा हो गया, तो भैया रहा तो उसी वाटर शेड में ना, उसी वाटर शेड का सॉइल उसी वाटर शेड में रहा ना। तो हम नेट सॉइल लॉस की बात करेंगे तो 90 टन हुआ, बाकी के 10 टन तो उसी वाटर शेड में रह गया। लेकिन जितना उखड़ा वहां से वो सारा का सारा ये इक्वेशन यूएसएलई हमको बता देता है। इसीलिए कहते हैं कि ये ओवर एस्टिमेट करता है, जितना हुआ उससे ज्यादा बताता है। हालांकि अपना काम में फिट करता है, लेकिन रुकने की वजह से सारा का सारा सॉइल बाहर नहीं जाता बह करके, कुछ रुक जाता है। तो रुक जाता है तो उसको लास्ट में घटाना चाहिए ना, घटा करके जो आएगा उतना ही तो बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं बताता, वो पूरा का पूरा बताता है, इसीलिए हम ऐसा बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इज इंपेरिकल। इंपेरिकल का मतलब कि ये किसी थ्योरी पर आधारित नहीं है, ये प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन पर आधारित इक्वेशन है। इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक थ्योरेटिकल और एक एक्सपेरिमेंटल। तो ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन उतने अच्छे नहीं होते जितने कि थ्योरेटिकल होते हैं, जो किसी सिद्धांत पर निर्भर होते हैं, किसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सिद्धांत पर आधारित होने वाले को थ्योरेटिकल इक्वेशन बोलते हैं, और जो किसी एक्सपेरिमेंट पर या किसी ऑब्जर्वेशन पर आधारित हो उसको इंपेरिकल बोलते हैं। तो ये वाला उससे थोड़ा इंफीरियर टाइप का इक्वेशन माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉइल लॉस इक्वेशन का प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल ये है, ये इक्वेशन बनाने के पहले ये माना गया कि सॉइल लॉस या इरोजन क्लाइमेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्लाइमेटिक फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर रेनफॉल, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा सॉइल फैक्टर पर डिपेंड करता है। तीसरा टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। टोपोग्राफी मतलब जमीन की आकृति कैसी है, स्लोपी है, माउंटेनियस है, प्लेन है, क्या है। और चौथा लैंड यूज फैक्टर, जिसको क्या वेजिटेशन फैक्टर भी कहते हैं। इसका डिस्क्राइब ज्यादा डिटेल बाद में होगा। तो सॉइल लॉस या इरोजन इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। इस चीज को मानते हुए ही इस इक्वेशन को डेवलप किया गया। इरोजन अगर इन सारी चीज पर डिपेंड कर रहा है तो सॉइल लॉस भी इन्हीं सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। इरोजन होता है तभी सॉइल लॉस होता है। तो इन्हीं को प्रिंसिपल माना गया, इन्हीं को बेस मानते हुए और इक्वेशन डेवलप किया गया। 12 नंबर पॉइंट हो गया। उसके बाद 13 नंबर पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, जो ये वीडियो का टाइम ओवर हो गया। तो यहां से हालांकि इनसे पूछा नहीं जाता, ओवर एस्टिमेट वाला सिर्फ पूछता है। वो नेट में पूछेगा, एसआरएफ में पूछेगा, एई में पूछ सकता है, साधारण एग्जाम में नहीं पूछता। अब नेक्स्ट पॉइंट अगले वीडियो में कुछ 1-2 पॉइंट इसमें छूट ही गया जितना हम चाहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट और यूएसएलई का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके हर एक पैरामीटर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगले पॉइंट।